हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा दिए गए क्वेश्चन बैंक में से एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है। स्टूडेंट, अगर आप 20 मिनट तक बिना डिस्टर्बेंस के इस वीडियो को देखते हैं तो आप क्वेश्चन बैंक के हर एक क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं। स्टूडेंट, और अगर बोर्ड आपको इसके अलावा भी क्वेश्चन देता है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप उसको भी इजीली आंसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें एक टर्म समझना है, लाइट। तो लाइट को लेकर सबसे पहली जो थियरी आई थी वो न्यूटन की आई थी। न्यूटन ने लाइट को क्या कहा था स्टूडेंट? पार्टिकल। लगभग 1735 में यह थियरी आई थी। लाइट को न्यूटन ने पार्टिकल कहा। उसके बाद कई सारे लोगों ने, जैसे हाइजन, मैक्सवेल, इन सब लोगों ने लाइट को वेव कहा। लाइट क्या है? वेव है। लगभग 100-150 सालों तक लाइट को क्या माना गया? वेव माना गया। और उसके बाद 1905 में आइंस्टाइन ने लाइट को अगेन पार्टिकल कहा। यानी जो लाइट पार्टिकल था, पिक्चर से बाहर हो गया था, 100-150 सालों तक पिक्चर से बाहर रहा, अचानक उसको फिर से कहां ला दिया गया? पिक्चर में। और लाइट को फिर से क्या कहा गया? पार्टिकल कहा गया। स्टूडेंट, लाइट के वेव होने का क्या एविडेंस है? इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब लाइट के वेव होने के एविडेंस है। यानी यह प्रॉपर्टीज जो है लाइट की ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये लाइट को वेव बताते हैं। स्टूडेंट, तो ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं या इफेक्ट्स हैं जो लाइट को पार्टिकल बताते हैं? तो सबसे पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टूडेंट। उसके बाद आता है कॉम्पटन इफेक्ट। उसके बाद आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये सब लाइट के कौन से नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं? पार्टिकल नेचर को। 1905 में जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दिया, उसके लिए 1922 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला। स्टूडेंट, खैर ये नोबेल प्राइज तो गलत था। वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए तो इनको नोबेल प्राइज मिलना जरूरी था, लेकिन उससे पहले इन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, जो कि सबसे बड़ी थियरी मानी जाती है फिजिक्स की, लेकिन उसके लिए इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। खैर छोड़िए, हमें इनके नोबेल प्राइज से क्या मतलब, हमें बोर्ड के क्वेश्चन से मतलब है। जो क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व हो जाए। तो आज के लेक्चर में हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि जो 80% क्वेश्चन है वह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक एविडेंस देता है लाइट के पार्टिकल होने का, कि लाइट पार्टिकल है। कॉम्पटन इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से ही देखने को मिलता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से देखने को मिलता है। ये सब लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से है। और लाइट जब पार्टिकल होगा तो उसको एक टर्म कहा जाता है, फोटोन। व्हाट इज फोटोन? बंडल ऑफ लाइट, पैकेट ऑफ लाइट, उसको हम क्या कहते हैं? फोटोन। या दूसरा नाम इसका है क्वांटम। इसीलिए लाइट के पार्टिकल नेचर से जो थियरी जुड़ती है या उसमें डिस्कस किया जाता है तो क्वांटम थियरी कहते हैं उसको। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें समझना है डिटेल में, ताकि हमारे 80% क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने से पहले हमें कुछ बेसिक समझना होगा। पहला बेसिक, हमें एटम समझना होगा। एटम क्या है? किसी भी चीज का सबसे छोटा टुकड़ा, स्मॉल पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विच इज इनडिविजिबल, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ऐसा किसने कहा था? जॉन डेल्टन ने 1803 में। आज एटम डिविजिबल है, लेकिन इन्होंने कहा था एटम इनडिविजिबल है। यह भी लफड़ा नहीं है। एटम किससे बना है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। स्टूडेंट, प्रोटॉन एक पॉजिटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। और एक और टर्म जानना है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। एक नंबर और होता है एटॉमिक मास नंबर।
एटम के पास 2 नंबर होते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आज के थियरी में इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैंने जस्ट कहा एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। यानी कुछ क्वांटिटी प्रोटॉन की होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन की होगी, कुछ न्यूट्रॉन की होगी। तो एटॉमिक नंबर बताता है कि उस एटम में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उस एटम के पास प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे। स्टूडेंट, सपोज दैट एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन कितने होंगे? 11 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11, क्योंकि फॉर्मूला है Z = P = E। स्टूडेंट, ओके, आपने कैल्शियम का नाम सुना है? यस, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो प्रोटॉन कितने होंगे? 20, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 20। होप आपको यह समझ में आया होगा। चॉक जिससे बोर्ड पर लिखा जाता है वह कैल्शियम होता है। क्या होता है स्टूडेंट? कैल्शियम। चलिए उसको ऐसे रगड़ते हैं तो डस्ट पार्टिकल गिरेंगे, और हर एक डस्ट पार्टिकल एटम है। कौन सा एटम है? कैल्शियम का एटम है। और हर एक एटम के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ उस चॉक से कितने डस्ट पार्टिकल गिरेंगे? इनफाइनाइट डस्ट पार्टिकल गिरेंगे। क्या गिरेंगे? इनफाइनाइट। सपोज दैट ट्रिलियंस डस्ट पार्टिकल है, यानी ट्रिलियंस एटम है उस चॉक के अंदर। जो चॉक है उसके अंदर ट्रिलियंस एटम है, और अगर ट्रिलियंस एटम है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ट्रिलियंस इंटू 20। इसीलिए कहा जाता है एक मेटल की शीट, एक मेटल का टुकड़ा जिससे आप ताला खोलते स्टूडेंट, वो चाबी, अगर उस चाबी की बात की जाए की, तो उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि एक टुकड़े में हजारों करोड़ों एटम होंगे। इनटू आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, इनटू 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। अगर एक मेटल की शीट लेते हैं तो उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि हम बता ही नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी मेटल शीट या मेटल का जो टुकड़ा होता है वह सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको यही समझाना था, इसीलिए मैंने एटम एंड ऑल की आपसे बात किया। अब ये एक बात तो कंफर्म हो गई यार, कोई मेटल शीट हो या मेटल का टुकड़ा हो, वह सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है कि कोई बता ही नहीं सकता। चलिए अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं स्टूडेंट। इतनी बातें अपने माइंड में आप रख लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेटल शीट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी मेटल शीट क्या कहलाएगा? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो बातें आप ध्यान में रख लीजिए, तभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इजीली पढ़ सकते हैं। तो चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ते हैं स्टूडेंट। एक मेटल की शीट लेते हैं, ये मेटल की शीट है। अब ये उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी हमने पढ़ा मेटल शीट क्या है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन मेटल की शीट के अंदर होंगे। ओके, अब इस मेटल शीट पर लाइट फॉल हो रही है। लाइट यानी फोटोन। क्या आ रहा है स्टूडेंट? फोटोन आ रहा है। फोटोन क्या होता है? पैकेट ऑफ लाइट होती है। अब ये फोटोन जैसे ही मेटल शीट पर इंसिडेंट होगा, फोटोन यानी जो लाइट आ रही है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होगा, टकराएंगे, आपस में लड़ेंगे। कौन कौन? ये फोटोन और ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में कोलिजन होगा। और ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन हो रहा है, आपस में टकरा रहे हैं, ड्यूरिंग कोलिजन जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन की पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा? इलेक्ट्रॉन। किसकी एनर्जी को? फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया था, ये बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन। अब बताओ यह इमिशन किसकी वजह से हुई? लाइट की वजह से। लाइट को हम फोटो कहते हैं।
फोटो का मतलब होता है लाइट, इस इमिशन को कहा जाता है फोटो इमिशन। फिजिक्स में बेसिकली 3 इमिशन होते हैं, फोटो इमिशन, थर्मोनिक इमिशन और सेकेंडरी इमिशन। तीनों में इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलते हैं। तो क्या हुआ? फोटो इमिशन हुआ। फिर से सुन लेते हैं। लाइट इंसिडेंट हुआ कहां पर? मेटल के सरफेस पर। कोलिजन हुआ किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में। ड्यूरिंग कोलिजन इलेक्ट्रॉन ने फोटोन की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और मेटल को छोड़कर बाहर निकल गया। अब इस बाहर निकलने में इलेक्ट्रॉन ने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च किया होगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को उसको खर्च करना पड़ा होगा बाहर निकलने में। उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जिसको हम फाई से, W नॉट से, H न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट। H तो प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू नॉट क्या है अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। फाई से, W नॉट और H न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दैट, मान लो ये फोटोन, इसकी एनर्जी 10 जूल थी। इतनी ज्यादा एनर्जी होती नहीं है लेकिन हम मान रहे हैं 10 जूल एनर्जी थी। अब आई, इंसिडेंट हुआ, कोलिजन हुआ यहां पर इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में। इस इलेक्ट्रॉन ने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया? 10 जूल एब्जॉर्ब कर लिया। अब 10 जूल एब्जॉर्ब करने के बाद वह कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को खर्च किया। मान लो 2 जूल उसको बाहर निकलने के लिए लग गई, यानी उसका वर्क फंक्शन कितना था? 2 जूल वर्क फंक्शन हो गया बाहर निकलने के लिए। अब बाहर निकलने के बाद उसके पास एनर्जी कितनी बची स्टूडेंट? एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो एक इक्वेशन के थ्रू देखो, हम ऐसा लिखेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन यह फॉर्मूला है। तो ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, रिमेनिंग एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी देंगे, आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। जो बची हुई एनर्जी है वो क्या करेगी? उसको इलेक्ट्रॉन को आगे जाने के लिए हेल्प करेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट? इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? H न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, H प्लैंक कांस्टेंट है। H न्यू, H प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड, हम उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकेंड में फोटोन कितने बार वाइब्रेट हो सकता है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फाई से। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? H न्यू, देखो ये प्लस फाई, इधर आएगा माइनस फाई हो जाएगा, H न्यू माइनस फाई। इससे हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क फंक्शन हमको समझ में आया? यस। वर्क फंक्शन क्या है स्टूडेंट? वर्क फंक्शन मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में लगती है, यानी टिकट कटाने में, कहीं से कहीं जाने के लिए हम टिकट कटाते हैं ना, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी टिकट कटाने में लगती है उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। आगे सुनिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब क्वेश्चन है कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल हो, जो भी फोटोन आ रहा है सबकी एनर्जी 10 जूल है, और वर्क फंक्शन एक ही मेटल के लिए, सपोज दैट यह सोडियम मेटल है। कौन सा मेटल है स्टूडेंट? सोडियम मेटल है। इसके किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वर्क फंक्शन 2 जूल लग रहा है। कंडीशन सुनिए, आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालिए तो भी 2 जूल, इस इलेक्ट्रॉन को निकालिए तो भी 2 जूल, यानी वर्क फंक्शन कांस्टेंट है। मैं एक एग्जांपल फ्रेम करता हूं स्टूडेंट, आप ध्यान से सुन के बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप स्टेशन से दूर रहते हो, या आप हो स्टेशन से दूर रहते हो, और एक आपका दोस्त है, ये X हो गया, ये Y, ये स्टेशन के पास रहता है। दोनों को एक जगह पर जाना है, एक ही जगह पर। इसकी मम्मा ने भी 100 रुपीज दिया
आपकी मम्मा ने भी 100 रुपीज दिया। अब बताओ, आप दोनों जन वहां पहुंचोगे, किसके पास ज्यादा पैसे बचे रहेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले आपको वहां से ट्रेवल करके स्टेशन जाना होगा। वहां से ट्रेवल करके स्टेशन जाओगे तो कुछ अमाउंट ऑफ पैसा आप खर्च कर चुके होंगे। मान लो स्टेशन से इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए 50 रुपीज लग रहा है। कितने रुपीज? 50। तो आपके लिए भी 50 रहेगा, उसके लिए भी 50 है। लेकिन आप 5-10 रुपए जो एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, 5 रुपए सपोज दैट आपको स्टेशन जाने में लग गया, तो 5 रुपए वो पकड़ लो प्लस 50, टोटल कितना हो गया? 55। आपके पास कितना बचा? 45। उसके पास कितना बचा? 50। यानी भाई ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है। अगर इलेक्ट्रॉन बल्क में है, बीच में है, तो उसको सबसे पहले सरफेस तक जाना होगा। सरफेस तक जाने में भी उसको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो जाएगी। मान लो 1 जूल चली गई, निकलने में मैंने कहा सभी इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क फंक्शन सेम कर दिया मैंने, तो ये 2 जूल ही लगेगा। तो 2 और 3 कितना हो गया? 2 और 1 3 जूल हो गया। और निकलने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन की 8 जूल होगी और ए वाले इलेक्ट्रॉन की 7 जूल होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन की सेम नहीं हो सकती। क्यों नहीं सेम हो सकती? यह डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कहां पे है, बल्क में यानी बीच में या सरफेस पर। अगर बीच में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, सरफेस पे है इलेक्ट्रॉन तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन या इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट कांस्टेंट या नॉट सेम। क्यों? It is depend where the electron is situated, either in the bulk or at the surface. इलेक्ट्रॉन कहां पे है, बल्क में है या सरफेस में। तो कभी आपसे बोर्ड ऐसा क्वेश्चन करे एमसीक्यूज में कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो नहीं सेम होता है। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की कभी कांस्टेंट नहीं होती है। चलिए एक और थियरी की, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या एक इलेक्ट्रॉन मल्टीपल फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है? देखो, 2 बार आपसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक की बात किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा। तो ध्यान से सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन मल्टीपल फोटोन को नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। कितने कैरेक्टरिस्टिक हैं? 3, जिसमें से जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो यही कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे इसके पहले जो थियरी दी गई थी, जब वेव नेचर लाइट वेव था, तो कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब मूड में आए तब बाहर निकले। लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, जब मूड में आया बाहर निकल जाए। लेकिन जब लाइट के पार्टिकल नेचर की बात की गई, फोटोन की बात की गई, तो आइंस्टाइन कहते हैं कि जो फोटोन आएगा और कोलिजन होगा, कोलिजन के ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 10⁻12 सेकंड में उसको बाहर निकलना होता है। यह नहीं इलेक्ट्रॉन बैठे रहे, जब मूड में करे आप बाहर निकले। तो पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन मल्टीपल फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन अभी नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर कैपेसिटी तो है एब्जॉर्ब करने की, इलेक्ट्रॉन के अंदर कैपेसिटी है, वो एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन कर नहीं पाता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, 1 इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब ओनली 1 फोटोन। एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, लैक ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया कि काइनेटिक एनर्जी कभी सेम नहीं होगी और एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। चलिए एक और बात करते हैं। कोई भी फोटोन आए, मेटल पर इंसिडेंट हो, मेटल पर कोई भी फोटोन इंसिडेंट हो, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा? यह भी नहीं स्टूडेंट। फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रॉन की भी फ्रीक्वेंसी है। सपोज दैट जो फोटोन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है। ध्यान से बताइए किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? फोटोन की। ऐसा फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, अगर वो इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है,
किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा? इलेक्ट्रॉन की। अब इमिशन नहीं होगा। 3 जितनी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का अगर क्या आता है? फोटोन आता है, तो ही इमिशन होगा। इमिशन के लिए शर्त है जो फ्रीक्वेंसी, गिवन फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का क्या आना चाहिए स्टूडेंट? फोटोन आना चाहिए। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो यहां मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है फोटोन की जिससे इमिशन पॉसिबल है? 3। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो सके उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं स्टूडेंट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। THRESHOLD, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में कई बार यूज किया है, इवन 4 मार्क के क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आया? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन फ्रॉम विच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, उसे कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यू नॉट से। फ्रीक्वेंसी को एन, एफ और न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट। तो यहां वर्क फंक्शन में मैंने कहा था एच न्यू नॉट, तो ये न्यू नॉट क्या है स्टूडेंट? न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। चलिए पूरे टर्म को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन की और बात करेंगे। स्टूडेंट देखिए, लाइट फॉल हुआ कहां? मेटल के सरफेस पर। जब लाइट फॉल हुआ मेटल के सरफेस पर तो क्या हुआ? कोलिजन हुआ। किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में। इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में जब कोलिजन हुआ, इलेक्ट्रॉन ने पूरी एनर्जी फोटोन की अब्सॉर्ब कर ली और बाहर निकल गया। और इस बाहर निकलने के प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इमिशन। बाहर निकलने में जितनी एनर्जी खर्च हुई उस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? वर्क फंक्शन। आगे सुनिए, मैंने पहला क्वेश्चन किया काइनेटिक एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन की सेम हो सकती है या नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन की सेम नहीं हो सकती है। यह डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कहां पे है, बल्क में या सरफेस पर। सरफेस पर होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, बल्क में होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी स्टूडेंट। आगे और सुनते हैं। फिर मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय के अभाव के कारण। ये नहीं जब मूड में आए बाहर निकलो बैठे रहो एब्जॉर्ब करके, ऐसा नहीं है, उसको इंस्टेंट बाहर निकलना होगा। मैंने टाइम में बताया 10⁻12 सेकंड में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना होता है स्टूडेंट। तो एक सेकंड को 1/12 टाइम 0 लगा के देखो, 1/1 और 12 टाइम 0 से डिवाइड करो 1 सेकंड को, जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में बाहर निकलना होता है, मेजर ही नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने कहा जब यह इलेक्ट्रॉन मतलब फोटोन आएगा तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर इस फ्रीक्वेंसी लेस से लेस है तो इमिशन नहीं होगा। इमिशन तभी होगा जब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा या इक्वल हो, उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मैंने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन फ्रॉम विच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है वेवलेंथ स्टूडेंट। अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन फ्रॉम विच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट। चलिए अब इसको जरा कंटिन्यू करते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे मिला? हमने काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन को ऐड कर दिया। ये काइनेटिक एनर्जी इमिट होने के बाद और वर्क फंक्शन दोनों को ऐड किया, एनर्जी ऑफ फोटोन मिल गया। स्टूडेंट इसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर हमें वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं उनकी वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ mv² इज इक्वल टू h nu माइनस 5।
स्टूडेंट v को छोड़कर बाकी सबको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में h न्यू माइनस पाई अपॉन m, m यहां इंटू था, अपॉन हो गया, तो v इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ 2h न्यू माइनस पाई अपॉन m। यही आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया था, इसकी भी जिक्र क्वेश्चन बैंक में की गई है, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, तो इसको कॉपी कर लीजिए ध्यान से, फिर आगे के हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा फिर से कुछ क्वेश्चन है, क्या किसी भी मेटल पर फोटोन इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं। आपके घर के थाली में, लोटे में, जग में लाइट फॉल होती है तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है? ऐसे सब्सटेंस जिसपे लाइट इंसिडेंट होती है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसे हम फोटो सेंसिटिव मटेरियल कहते हैं स्टूडेंट। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है हाइड्रोजन को छोड़ दे तो अल्कली मेटल कहलाते हैं, लीना की रूबी से फ्रांसियम, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन सरफेस पर होते हैं, इतना ज्यादा इनके इलेक्ट्रॉन ऊपर होते हैं कि इनको ट्यूब के बाहर निकालते हैं, अगर इवैक्यूएटेड ट्यूब से बाहर निकालते हैं तो ये रिएक्ट कर चुके होते हैं स्टूडेंट। हम सोडियम को जब भी देखना चाहेंगे प्योर सोडियम तो ट्यूब के अंदर देख सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब या इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर ही देख सकते हैं, बाहर निकालते ही वो एयर से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना चुके होंगे, तो जो आप देख पा रहे होंगे वो क्या होगा, सोडियम का ऑक्साइड होगा, सोडियम तो हो ही नहीं सकता हो। तो स्टूडेंट जो अल्कली मेटल्स हैं वो हाईली फोटोसेंसिटिव होते हैं, अल्कली अर्थ मेटल भी फोटोसेंसिटिव होते हैं, लेकिन जैसे आयरन फोटोसेंसिटिव नहीं होता है स्टूडेंट। तो हर एक मेटल क्या नहीं कर सकते, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा ऐसे सब्सटेंस जिसमें इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसेंसिटिव मटेरियल। चलिए ये डायग्राम भी पूछा हुआ है, इस पर भी 2-3 क्वेश्चन बेस्ड है, इसको भी समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है स्टूडेंट, ये एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ये हमने एक रॉड लगाया है, यहां भी एक रॉड लगा दिया, और ये क्वार्ट्ज का बना हुआ विंडो है जिससे लाइट आएगी स्टूडेंट, विंडो है। इसको बैटरी के हमने निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे एनोड, और ये निगेटिव से कनेक्ट किया, ये निगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी, यह कहलाएगा कैथोड, ये कैथोड है, और ये हमारा सेल यानी बैटरी है स्टूडेंट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। और ये जो कैथोड है यह फोटोसेंसिटिव मटेरियल से कोटेड है। अब कौन है फोटोसेंसिटिव मटेरियल, मोस्टली ग्रुप 1 के एलिमेंट, मैंने सीजियम, फ्रांसियम, सोडियम किसी से कोटिंग किया हुआ है, किसकी, कैथोड की। अब लाइट आई यहां से, ऐसे लाइट फॉल होगी, देखो लाइट आ रही है, लाइट आई तो कहानी पढ़ चुके हैं, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया स्टूडेंट। और ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ, और सर्किट में करंट सेट अप हो जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ करंट आएगा। इस करंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आएगी यहां से, यानी फोटोन आएगा, उतना ज्यादा कोलिजन होगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक, अगर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो यह समझना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा फोटोन आएगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। इतना समझ में आया? ओके, वेरी गुड। यानी फोटोन की मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, इंटेंसिटी क्या बढ़ाता हूं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है,
नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे जो फोटोन पड़ रहे हैं उनकी क्वांटिटी को बढ़ा रहा। मान लो पहले 5 फोटोन आ रहे थे, अभी 10 कर दिया, 15 कर दिया, इंटेंसिटी बढ़ा दिया। अब इंटेंसिटी बढ़ाया यानी फोटोन आना बढ़ गए। अब फोटोन आना बढ़ गए तो कोलिजन ज्यादा होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, यानी सर्किट में जो करंट सेटअप होगा वह बढ़ जाएगा। यानी ग्राफ अगर देखते हैं, अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी लेता हूं, इंटेंसिटी, और यहां पर करंट, ध्यान रखना एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा है, इंटेंसिटी और करंट। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या हुआ? करंट बढ़ा। इंटेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, करंट देखो इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है ना करंट इंक्रीज। यस, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, यह इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इसकी रफ्तार नहीं बढ़ जाएगी। यानी वेलोसिटी ऑफ जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है वह इंटेंसिटी पर नहीं डिपेंड करता है स्टूडेंट, समझ गया? वह डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। किस पर? ये जो लाइट आ रही है फोटोन, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर नहीं। तो एमसीक्यूज में आई थिंक ऐसा क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे हम। आगे सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर मैं ये जो मतलब बैटरी है इसको रिवर्स कर दूं, इसको पॉजिटिव कर दो और इसको निगेटिव, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया कैथोड, और ये निगेटिव हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहे थे ना, वो इधर आना चालू कर देंगे। जो बहुत ज्यादा, सपोज दैट निगेटिव में मैंने 1 वोल्ट निगेटिव किया, -1 वोल्ट। अब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो जा पा रहे हैं, बाकी सब यहां से ऐसे से घूम के वापस आ रहे हैं, ऐसे से वापस आ रहे हैं। माइनस में मैंने 2 वोल्ट किया, माइनस में 3 वोल्ट किया, एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसपे जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी जाना बंद कर देगा, आधे रास्ते में घूम के आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? इधर पॉजिटिव पर। तो उस समय उस निगेटिव वोल्टेज पर, मान लो -3 वोल्ट पर ऐसा काम हो गया कि यहां कैथोड से एनोड पर जाना इलेक्ट्रॉन बंद कर दिए। अब कैथोड से एनोड पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं जा रहे, तो क्या होगा? सर्किट में करंट बंद हो जाएगा, फ्लो होना कम हो जाएगा, और उसी को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। कई बार जिक्र किया है स्टॉपिंग पोटेंशियल का स्टूडेंट। तो होप आपको यह समझ में आया, ऐसी निगेटिव वैल्यू जिस पर सर्किट में करंट फ्लो होना बंद कर दे उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टूडेंट। आगे सुनते हैं, इस पूरे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए दिया हुआ है, पूछा है कि कैसे ड्रॉ करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली का। कौन सा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट? डी ब्रोगली का। डी ब्रोगली एक बहुत जीनियस साइंटिस्ट था, वह पीएचडी कर रहा था, अभी साइंटिस्ट बना नहीं था। उसने ऐसी बात अपने पीएचडी के थीसिस में लिख दी। पीएचडी पर कुछ रिसर्च पेपर दिए जाते हैं, तब उनकी पीएचडी कंप्लीट होती है। तो डी ब्रोगली ने अपने उस पेपर में इतनी बड़ी बात लिख दी कि उसको मतलब समझने के लिए उसके जो टीचर्स थे उन्होंने आइंस्टाइन को बुलाया, और उसने कहा था, एक हाइपोथेसिस दिया था स्टूडेंट, सिर्फ हाइपोथेसिस दिया था, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था। तो क्या कहा था, चलिए उसको समझते हैं। डी ब्रोगली कहता है, लाइट जो पहले वेव था, अगर अब वो मैटर हो सकता है, क्या हो सकता है? मैटर हो सकता है, तो क्या मैटर जो है वो वेव नहीं हो सकता? उसने लिखा था, एवरी फास्ट मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव। हर एक फास्ट मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होता है, उस वेव को हम कहते हैं मैटर वेव। उसने कहा हर एक पार्टिकल वेव है, ये मार्कर वेव है, हम वेव हैं, ये बोर्ड वेव है, ग्रेट खली वेव है, आप भी वेव, वो सब कोई वेव है। किसने कहा? डी ब्रोगली ने कहा, ये जो ग्रेट खली है ना, ये भी अगर दौड़े तो ये भी वेव है। क्या है? वेव है। कहा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आता है तो वह वेव हो जाता है। किसने कहा?
डी ब्रॉगली ने। और इसका आंसर क्यों दिया? कहा कि सिमिट्री का कॉन्सेप्ट है यार। किसका कॉन्सेप्ट है? सिमिट्री की। अगर लाइट वेव था, मैटर हो सकता है, तो मैटर भी वेव हो सकता है। इसने बोल्ड बोल्ड लिखा। आइंस्टाइन ने कहा हां लड़का सही कह रहा है, उसको पीएचडी की डिग्री मिल गई। फिर उसके जो टीचर्स थे वो तो उससे बहुत गुस्सा हुए कि ऐसा क्या है यार, कोई एविडेंस नहीं है, आप कहते हो सिमिट्री का कॉन्सेप्ट है, सिमिट्री का कॉन्सेप्ट है, मैटर वेव हो सकता है तो वेव भी मैटर हो सकता है। सब भड़क गए। फिर उससे पूछे प्रूव करो। तो अब डी ब्रॉगली ने कहा कि मान लो ये ग्रेट खली है, इनका वेट जो है, ये मास इनका 100 केजी है। कितना केजी है? 100 केजी। और इनकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो कहा मोमेंटम क्या होगा इनका? तो मोमेंटम n इंटू वी होता है, m इंटू वी होता है। m क्या है हमारा? 100 और v कितना है हमारा? 10। तो टोटल कितना हो गया? 10⁻³ 1000 हो जाएगा। 10⁻³ केजी मीटर पर सेकेंड। कहा लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p होगा। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, ये h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये p क्या है? p मोमेंटम है। क्या है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल या मैटर लिख सकते हैं ज्यादा अच्छे से। मोमेंटम ऑफ मैटर है ये जो ग्रेट खली का मोमेंटम है। लेमडा वो जो वेव इनके साथ एसोसिएटेड होगा या पैदा होगा, उसी वेव का वेवलेंथ है। तो चलिए यहां निकालते हैं। लेमडा इज इक्वल टू एच। एच कितना है हमारा? 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय ग्रेट खली का मोमेंटम 10⁻³ ऊपर गया 10⁻, कितना हो गया स्टूडेंट? -3। इधर +3 था, ऊपर -3। 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻³ अब बताओ स्टूडेंट, 10⁻³ होगा ना, तो ये हो गया 6.6 इंटू 10⁻37। कहा ये वेव पैदा होगी। यार 10⁻37 इस वेव को, इस वेवलेंथ की वेव को हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। यानी हमारे साथ जो वेव एसोसिएटेड है हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। इतना ज्यादा मतलब माइन्यूट लेवल पर हम किस में डिटेक्ट कर सकते हैं यार? नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे छोटा यूनिट तो हमारे पास है नहीं, तो इस वेवलेंथ को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारी उन्होंने बातें की, लेकिन इन्होंने कहा कि एवरी फास्ट मूविंग पार्टिकल, जरूरी नहीं है कोई चार्ज पार्टिकल, हम ही तेज दौड़ते हैं, ये एक बॉल फेंकते हैं, उस बॉल के साथ भी वेव होता है। ये नहीं, वह बॉल कैसा बिहेव करता है जब वेव, उस वेव को उन्होंने क्या कहा था? एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मैटर वेव। तो इतना ध्यान रखिएगा, डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट है मैटर वेव का। इन्होंने फिर प्रूव करके बताया। कहा इतने बड़े पार्टिकल की बात मत करो, इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, ऐसे कोई स्मॉल पार्टिकल की बात करो, उनके वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकते हो। हां, आपने नाम सुना जे थॉमसन, जिन्होंने पहला एटॉमिक मॉडल दिया था। उनके बेटे ने, सीजे डिविएशन और जर्मर ने, इन सब ने मिलकर उनके ही थियरी के थ्रू जो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट था, हाइपोथेसिस था, उसने सिर्फ बोला था ना, ऐसा ही किया। अगर मैटर वेव मैटर हो सकता तो मैटर वेव क्यों नहीं हो सकता? इसी के ऊपर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था और एक वर्ड बोला था, सिमिट्री। भाई सिमिट्री है, सिमिट्री के कॉन्सेप्ट पे ही कॉन्सेप्ट था इनका। तो इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन को वेव प्रूव किया और नोबेल प्राइज लिया। डी ब्रॉगली को भी नोबेल प्राइज मिला स्टूडेंट। और इनकी थियरी पर जिसने काम किया, जे थॉमसन के बेटे और सीजे डिविएशन और एलएस जर्मर को, इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। यानी सबके सब नोबेल प्राइज लेके गए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चलिए अब हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज, और कितने मार्क का दिया है एमसीक्यूज? 1 मार्क। पहला एमसीक्यूज देखो, कह रहा है द इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस।
इलेक्ट्रॉन कब इमिट होता है? मैंने आपको बताया था, अगर ये मेटल की शीट ले लो, यहां पर इलेक्ट्रॉन है और ये लाइट आ रही है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से क्या है, ज्यादा है या उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो ही इमिशन होगा। मैंने उस फ्रीक्वेंसी का नाम बताया था थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किससे डिपेंड करते हैं? न्यू नॉट से। आंसर नंबर 1 सही है स्टूडेंट। एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, ये भी हमने पढ़ा है जब मैंने ऐसे सर्किट बनाया था। कुछ इस तरह से सर्किट था, यहां पर कैथोड लगा हुआ था, नेगेटिव, और यहां से पॉजिटिव। ये एनोड है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहां से विंडो से लाइट आ रही है या फोटो सेंसिटिव मटेरियल से कोटेड है। अगर इंटेंसिटी बढ़ती है, यानी नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया बढ़ेंगे, तो कोलिजन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होगा, और ज्यादा इमिट होगा तो करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसका आंसर कौन सा है स्टूडेंट? ए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, क्योंकि जितना ज्यादा फोटोन फॉल होंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और उतना एनोड पर पहुंचेंगे, तो सर्किट में करंट ज्यादा सेटअप होगा। फिर कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ओनली ऑन। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। ओके, मैंने कहा था काइनेटिक वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी इंटेंसिटी पर तो डिपेंड नहीं करती है। मैंने कहा था इंटेंसिटी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होंगे, लेकिन उनकी वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगी। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये वर्ड मैंने कहा था, वह डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट होगा ना, मास तो नहीं चेंज होने वाला है इलेक्ट्रॉन का ना। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? दो चीजें हैं, मास और वेलोसिटी। मास कांस्टेंट है तो सिर्फ वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, और वेलोसिटी किस फैक्टर की वजह से इंक्रीज और डिक्रीज होगा? फ्रीक्वेंसी की वजह से। ओके, डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द वेव आर एसोसिएटेड विथ। देखो मैंने कहा था ग्रेड खली भी मूव करे तो भी वेव एसोसिएट होगा। कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या हमी या मार्कर, हर जगह वेव। तो इसका आंसर ऑल मूविंग मैटर पार्टिकल्स। उसके बाद 5th और 6th जो है न्यूमेरिकल है, भी थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 7th भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो ये था हमारा एमसीक्यूज। 3 न्यूमेरिकल है, इनको बाद में हम करते हैं। चलिए 1 मार्क के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जब लाइट यानी फोटोन फॉल होगा मेटल के सरफेस पर, कोलिजन होगा फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन है, और क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। इसी इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अभी भी मैंने बात किया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन की क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिससे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो, उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर कह रहा है कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो यहां पर ध्यान से, जब मैंने ये पोलैरिटी रिवर्स किया था, यहां कम्यूटेटर लगा होता है। आपके बुक में जो डायग्राम दिया है उसमें कम्यूटेटर लगा हुआ है, तो वो रिवर्स कर देता है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वैल्यू जब बैटरी को, सेल को, देखो ये सेल है, सेल का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मैंने रिवर्स कर दिया। ये पॉजिटिव अब किससे जुड़ गया? कैथोड से। उल्टा कर दिया, बैटरी जो घर में एवर रेडी सेल है उसको उल्टा कर दिया, समझ लो। यानी जिस नेगेटिव वैल्यू ऑफ सेल पर क्या हो, करंट फ्लो होना फोटो सेल में बंद हो जाए, उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। उसको V0 से डिपेंड करते हैं स्टूडेंट। फिर आगे डिफाइन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन मैंने बताया, जब इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़कर बाहर निकलता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का उसको टिकट कटाना पड़ता है,
उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। 6 and 7 5th 6 and 7 न्यूमेरिकल है, उसकी भी बाद में हम बात करेंगे स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर। डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट को यहां एक्सप्लेन करना है। डी ब्रॉगली क्या कहते हैं, अगर लाइट वेव था पार्टिकल हो सकता है, तो जो मैटर है वह वेव क्यों नहीं हो सकता, और इन्होंने एक टर्म यूज किया था सिमेट्री, आप उसको अच्छे से लिख लीजिएगा स्टूडेंट। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम सिस्टमेटिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वाला आपको बनाना है, और यहां कम्यूटेटर लगा के बनाना, नॉर्मल मत बनाना। फिर कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट कि लाइट दो नेचर दिखाता है, कौन सा, वेव एज वेल एज पार्टिकल, आपको एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट। कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ड्यूरिंग, यह पार्टिकल नेचर दिखाता है, क्योंकि यह स्टडी तभी किया जा सकता है जब लाइट पार्टिकल हो। और इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन के टाइम पर यह कौन सा नेचर दिखाता है स्टूडेंट, वेव नेचर। आगे देखते हैं आगे के 5th 6th और 7th न्यूमेरिकल है। 3 मार्क के क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट। स्टेट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन का लिखा दिया था, उसके बाद आपको कहा था कि उसको लिख लो। वही एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, वहां से वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन हमने डिटरमाइन किया था, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 ब्रैकेट में h माइनस 5 डिवाइड बाय m। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो आगे भी पूछा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 4 मार्क में भी पूछा है, तो ध्यान दो। मैंने कहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला कैरेक्टरिस्टिक है इंटेंसिटी जो होती है उसको बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर स्टूडेंट, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने पर सिर्फ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होगा, लेकिन इंटेंसिटी वेलोसिटी को नहीं बढ़ा सकती है, यानी वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी। किसने बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बताया, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा मैंने कहा था कि क्लासिकल थियरी कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा और जब मूड में आएगा बाहर निकलेगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन को इंस्टेंट बाहर निकलना होता है, यानी लैग ऑफ टाइम नहीं हो सकता है वहां पे। ये कैरेक्टरिस्टिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। आगे सर्किट बना के समझाना है। फिर व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब लाइट फॉल होगी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पूरा डिटेल कहानी मैंने आपको पढ़ाया है। डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल जिसपे सर्किट में करंट फ्लो होना स्टॉप कर दे, उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी लगती है हम उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। 4th 5th और 6th न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। चलिए 4 मार्क के क्वेश्चन को देखते हैं। सर्किट डायग्राम बनाना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना है, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताना है और कैरेक्टरिस्टिक सब हमने पढ़ लिया है। और डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली का वेवलेंथ भी एक्सप्लेन कर देना, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। इन सारे सबको हमने पढ़ लिया है स्टूडेंट। अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, तो ध्यान से न्यूमेरिकल देखिएगा स्टूडेंट।